डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 2, 3, 4, 5 तक का पढ़ा था। 2 में हमने पढ़ा था कि लास्ट में हमारा 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ भी आता है हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का हमने पढ़ा था सभी डिजिट्स का सम कर दो, अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में हमने देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए या 4 के टेबल में आने चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा था लास्ट का डिजिट या 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा था जो पूरा नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अभी तक हमने यही पढ़ा था, है ना। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने स्टार्ट करना है। फिलहाल 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ 658, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि 658 जो है वो 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या समझिएगा, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बाकी सारे डिविजिबिलिटी रूल सेम सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ये नो जम्मू कश्मीर रूल जो प्लेलिस्ट है वो मैं बात कर सकता हूँ, नो जम्मू एंड कश्मीर रूल प्लेलिस्ट जो जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बात करता 650, अब इस पे फोकस करते हैं, बाद में टेस्ट पे आएंगे, ठीक है। 658 के 7 से डिवाइड होता है, हालांकि नंबर मैंने छोटा लिखा है, अगर नंबर बड़ा भी हो जाएगा 7-8 डिजिट का नंबर भी हो जाएगा तो भी सेम डिविजिबिलिटी रूल रहने वाला है। कैसे चेक कर सकते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास लास्ट में नंबर देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 8 देखने को मिल रहा है, जो भी लास्ट में नंबर देखने को मिल रहा है उसका डबल कर दो। तो 8 का डबल या फिर बोलो 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे मर्जी बोलो। तो 8 का जब आप डबल करोगे तो 8 का डबल क्या होता है, 16 आ जाता है। 8 का डबल हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सबसे पहले आपने स्टेप ये करना है, जो भी लास्ट नंबर हो उसका डबल कर दो। अब जो बच गया था पीछे वो माइनस कर दो। तो 65 माइनस 16 आप करोगे तो कितना आंसर आपके पास आ जाएगा, 49 आपके पास आ जाएगा। अब जो आपके पास आंसर आया है क्या ये 7 के टेबल में आता है, हाँ ये 7 के टेबल में आता है। अगर ये 7 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 के टेबल में आएगा। तो 658 इसका मतलब 7 के टेबल में आता है। अब डायरेक्ट भी चेक करते तो 7 9 63, 2 बच जाता है, 28 बन जाता है, 7 4 28। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपने कैसे करना है, ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। 6 तक हमने कल कवर कर लिया था, आज हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास नंबर दिया है उसके लास्ट डिजिट का डबल कर लो, जो पेंडिंग है उसमें से माइनस कर लो। जैसे एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, वहां से और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है 4781, ये एग्जांपल हमें दी गई है, हमसे पूछा गया बताओ क्या ये 7 के टेबल में आता है। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो लास्ट का नंबर है इसका डबल कर लो, तो 1 का डबल तो 2 हो जाता है, जो बच गया उसमें से माइनस कर दो, 478 में से 2 माइनस कर दो, 476 आ जाएगा। अब मान के चलो आपको इसमें भी डिफिकल्टी आ रही है, आपको और फास्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप लास्ट डिजिट 6 है, 6 का डबल करो 12, तो 47 में से 12 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। तो 35 अगर 7 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 के टेबल में आ जाएगा। ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आप सभी को क्लियर हुआ, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 7 का डिविजिबिलिटी रूल को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो टेंशन मत ले। तो 7 के बाद क्या है, 7 के बाद जो आता है क्वेश्चंस आज ही आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको हिंट मिलेगी कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 आता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल 4 की तरह ही है। 4 में मैंने आपको क्या बताया था, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी नंबर हमारे पास है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे या तो वो 0 होंगे या तो वो 4 के टेबल में आते होंगे। डिविजिबिलिटी रूल है तो लास्ट के 3 डिजिट मुझे देखने को मिलेंगे, या तो वो 0 होने चाहिए या तो वो 8 के टेबल में आने चाहिए। ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या करना है यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये आता है 8 के टेबल में। एक सिंपल से एग्जांपल जैसे दी है, देखो 436200, तो मुझे 000 देखने को मिल गया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ लास्ट में 3 जीरो है तो 8 के टेबल में आएगा ही आएगा। एक एग्जांपल और है मेरे पास, वहां पे लिखा गया 2256। अब यहाँ पे 43 भी लिखा होता है, जितना मर्जी बड़ा नंबर आप यहाँ पे कर लो, मुझे लास्ट में 3 डिजिट पे फोकस करना है। अगर ये 8 के टेबल में आ गया तो पूरा का पूरा नंबर 8 के टेबल में आ जाएगा। तो मुझे पता है 8 3 से 24, तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे जुड़ के 16 बन जाएगा, 8 2 16। तो लास्ट से 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में आ रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आ जाएगा। तो 8 का भी सिंपल सा रहा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
आपने 3 का डिविजिबिलिटी साथ में रिवीजन भी आपकी होती जा रही है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, आप सम निकालोगे सभी डिजिट्स का, अगर जो भी सम होगा वो 3 के टेबल में आएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी ऐसा ही है, आप सभी डिजिट्स का सम करो, अगर वो सम 9 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे 936819। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर हमारे पास है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 000 है, इसका मतलब वो 8 के टेबल में आ जाएगा। या फिर अब लास्ट के 3 डिजिट देखो, इस क्वेश्चन में लास्ट के 3 डिजिट 256 थे, तो अगर 256 8 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आ जाएगा। तो मैंने जब टेबल चेक किया, जब इसको मैं 8 से 24 करूंगा, 8 को 3 से 24 आ जाएगा, तो एक ये बच गया था, इसके साथ जुड़ के 16 बच जाएगा, तो 8 टू 16। इसका मतलब 8 के टेबल में 256 आता है, अगर 8 के टेबल में 256 आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आ जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको बोल रहा था कि जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वैसे 9 का भी है, सभी डिजिट्स का सम करो, सम करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 9 के टेबल में आ गया तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आ जाएगा। अब इन सभी का सम करो, कितना आंसर आता है, 936819। इन सभी का सम करो, कितना आंसर आ रहा है, 36 आंसर आ रहा है इन सभी को सम करने पे, ठीक है। अब 36 मेरे पास आंसर आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या 36 9 के टेबल में आता है? 36 अगर 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने देता हूं मैं, आप मुझे बताओ 4356 क्या ये 9 के टेबल में आता है? 4356 आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, मुझे बताओ क्या 4356 9 के टेबल में आता है? सम कर रहे हैं, 4 3 7 5 12 6 18 आ रहा है और 18 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 9 के टेबल में आ जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ गया। 10 का तो बड़ा सिंपल सा है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर हमारे पास है अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 10 के टेबल में आ जाएगा। अब कुछ भी एग्जाम्पल लो, आप बोलो 20 40 450, आप बोलो 8 8 2 5 0, कुछ भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर 10 के टेबल में आ जाएगा। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बड़ा सिंपल सा है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास 286, फिर हमने कहा है 5423। ये एग्जाम्पल हमें दी गई है 2865423। हमें बताना है कि जो नंबर हमारे सामने दिया हुआ है क्या ये हमारे पास 11 के टेबल में आता है? देखो, आप पहले अल्टरनेट नंबर को लेना है, मतलब पहले ये नंबर लो, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, मतलब ऑड और इवन वाले नंबर आपको लेने हैं। पहले आपने ये एक एक स्टेप छोड़ के नंबर ले लिए, आप इन सभी का सम करो। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। कितना सम हमारे पास आ रहा है? 15 सम हमारे पास आ रहा है। इन सभी को ऐड करने पे 15 आंसर आ रहा है। अब जो बच गए थे उनका सम करूंगा, 8 + 5 13, 13 + 2 15। तो यहाँ पे सम करने पे 15, दूसरी बार पे सम करने में 15 आ रहा है। जो भी आपके पास आंसर आ रहा था दोनों केस में उसको माइनस कर लो। माइनस करने पे अगर आपके पास 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 के टेबल में आता होगा, तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर भी 11 के टेबल में आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि जब मैंने अल्टरनेट डिजिट्स का सम करा और लास्ट में माइनस कर दिया, यहाँ पे तो आंसर 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 के टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला? एक एग्जांपल और लिखता हूं, वो मुझे बताओ क्या वो 11 के टेबल में आता है? 217382। 217382। मुझे बताओ क्या जो ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है क्या ये 11 के टेबल में आता है? अगर 5 छात्र तो नहीं, या तो 0 होना चाहिए या ऐसा नंबर जो 11 के टेबल में आता हो।
बिल्कुल, जैसे सौरभ बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। तो कैसे चेक किया हमने? पहले 2, 7, 9, 9 और 8 17, एक तो 17 आ गया, फिर बच गया था 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो 17 में से 6 माइनस करो 11 आता है, और 11 वो नंबर है जो 11 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 11 के टेबल में आ जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आएगा, यहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। हम चलते हैं 12 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो समझ लो। जैसे हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखा कि नंबर 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये हमारे पास आता है कि वो नंबर 4 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए। अगर इन दोनों, जैसे 12 का मतलब क्या, 4 × 3 करो 12 आ जाता है। तो अगर नंबर दोनों के टेबल में आता है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 4 और 3 के टेबल में तो नंबर 12 के टेबल में भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है 2244 लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है 2244। तो पहले चेक करो क्या 4 के टेबल में आता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 0 या 4 के टेबल में आने चाहिए। यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। हमें चेक करना है 3 के टेबल में आता है, 4 4 8 2 10 2 12, बिल्कुल 12 3 के टेबल में आता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब क्या है, जो नंबर मेरे सामने दिया गया है ये 12 के टेबल में आता है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो नंबर हमारे पास है वो 4 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए। अगर इन दोनों टेबल में आता है तो हम बोलेंगे, अगर दोनों नहीं आए तो हम बोलेंगे 12 के टेबल में नहीं आता। स्टैटिक जेके की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके वीडियोस देख लो, उस टेंशन मत लो भी। मैथ का चैप्टर है, इस पे फोकस कर लो। 12 के बाद 13 की बात करें, 13 की डिविजिबिलिटी रूल का एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। 2795 एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल था, हम क्या कर रहे थे, लास्ट वाले नंबर का डबल कर रहे थे और फिर बच गए नंबर में से माइनस कर रहे थे। 13 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हमने क्या करना है, जो लास्ट का नंबर हमें दिया गया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे 7 में हम क्या कर रहे थे, लास्ट नंबर का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब जब हम 13 पे आ चुके हैं तो लास्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिसको कंफ्यूजन हो गई ना, तो 1 + 3 4 बनाता है, तो ऐसे समझना कि 13 वाले केस में वो 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा। जो बच गया है इसको ऐड कर देना है, माइनस नहीं करना। तो 297 + 20 कर लो, सॉरी 2795 था मेरे पास, ठीक है। वैसे कुछ भी हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेम आंसर आएगा। तो 279 + 20 हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 279 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको और आगे स्टेप्स और लेके चल जाओ। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 4 से करो 36, जो पेंडिंग था उसको ऐड कर लो, तो कितना 30 50 59 60 65 आ जाएगा। तो 65 तो 13 के टेबल में आता है। अगर 65 13 के टेबल में आ गया तो पूरा का पूरा नंबर भी 13 के टेबल में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब तक आपका आंसर ना आए, आपको सिंपल ना लगे, आप इस स्टेप को आगे आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये हमारे पास 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया, ये याद रखना है, ठीक है। आगे 14 का डिविजिबिलिटी रूल भी आसान है। हाँ, डायरेक्ट काटोगे तो उसे हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास इन केस ऐसा हो जाता है कि नंबर हमारे पास कोई बड़ा आ जाए, ये 4 डिजिट का नंबर है, 7 से 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 10 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तब भी आप, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आप डायरेक्टली भी काट सकते हो, वहां से भी आंसर बड़े मजे से बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन इसमें कैटेगरी बनती है क्वेश्चंस वाली। वो कैटेगरी में क्या होगा, आपके पास पूरा नंबर नहीं होगा, एक नंबर कोई मिसिंग होगा। जैसे यहाँ पे 9 की जगह पी लिख देगा, तब आपको बताना होगा क्या ये 13 के टेबल में आता है, तब आप डायरेक्ट बता नहीं पाओगे क्योंकि पी की वैल्यू नहीं पता होगी, तब आपके कंसेप्ट काम आने वाले हैं। आगे चलते हैं, 14 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 13 और 14 की तरफ आते हैं। 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो हमारे पास नंबर होगा वो 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 7 के टेबल में भी आना चाहिए। जैसे 6 में क्या था, नंबर 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। 12 में क्या था, नंबर 4 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर 2 के टेबल में और 7 के टेबल में भी आना चाहिए।
चलिए इसका क्या है एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको दिया गया है 1232, 1232 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है क्या 14 के टेबल में आता है, वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आज ही वीडियो के एंड में करेंगे, पहले आप ये देख लो कि 1232 क्या 14 के टेबल में आता है, वो चेक कर लो एक आप। चलिए 1232 क्या 14 के टेबल में आता है, मुझे चेक करके बता दो। आता है, बिल्कुल आता है, क्लियर है। क्या 7 के टेबल में आता है, तो आपको मैंने कहा था लास्ट से डबल कर लो, 2 का डबल 4, पेंडिंग में से माइनस कर दो, 123 में से 4 के 119 आ जाएगा। यहाँ पे भी डिफिकल्टी है, तो 9 का डबल करो 18 और 11, 11 में से 18 के 7 आता है, तो बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर हमारे पास 14 के टेबल में आता है। एग्जाम में आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नंबर आपको दे देगा, आपको बोलेगा बताओ कि 7 के टेबल में आता है, क्या 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, ऐसे एग्जाम में नहीं आता। यह भी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे आते हैं आपको मैं समझा दूंगा, वो बोला, ठीक है। 15 का डिविजिबिलिटी रूल भी बड़ा सिंपल सा है। कोई भी नंबर अगर 3 के टेबल में भी आ जाए, 5 के टेबल में भी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो 15 के टेबल में आता है। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मैं आपको बोलता हूँ 1375, मुझे बताओ क्या 15 के टेबल में आता है। ये तो मैंने आपको बताया ना अभी, रूल वाला प्लस करना माइनस करना है। अगर 7 वाला डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी पेंडिंग को माइनस करना है। 13 वाले में मैंने आपको कहा कि लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पेंडिंग को ऐड करना है। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल अभी। तो ये क्या 15 के टेबल में आता है, देखो 5 के टेबल में तो आता है, बट क्या 3 के टेबल में आता है, तो 3 प्लस 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तभी वो लोग को 15 के टेबल में आता है। यहाँ पर तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये 15 के टेबल में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि कंडीशन के 3 के टेबल में भी आना चाहिए, 5 के टेबल में भी आना चाहिए। तो मैं हर बार ऐसे एग्जांपल देता था, जो क्वेश्चन आपको मैं करवाता था, हर बार उसकी इजी एग्जांपल दे रहा था, टेबल में आ जाता था। इस बार मैंने अलग से एग्जांपल दे दिया, तो आपने थोड़ा फोकस नहीं करा है ना, आप एक ही फ्लो में बह रहे थे। आपको पता नहीं बहना नहीं चाहिए फ्लो में, कभी रास्ते में पत्थर लकड़ी वगैरह भी आ जाती है, टकरा जाता है, फिर रास्ता भटक जाता है इंसान। चलिए अगर मैं आपको बोलता 1275 आता है क्या 15 के टेबल में, तो आप बोलते बिल्कुल आ जाता है। क्यों, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आ जाएगा। जब मैं इन सभी को ऐड करूंगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 जो मेरे पास है वो 3 के टेबल में आ जाता है। मतलब ये ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब क्या है 1275 जो है 15 के टेबल में आ जाएगा। चलिए जी 15 का भी आपको समझ आ गया। जो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है वो 4 और 8 की तरह है। जैसे लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 0 होंगे या 4 के टेबल में आते होंगे, पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 होंगे या 8 के टेबल में आते होंगे, तो पूरा नंबर 8 के टेबल में आ जाएगा। 16 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 4 डिजिट 0 होने चाहिए, ये लास्ट के 4 डिजिट 16 के टेबल में आने चाहिए, हम बोलेंगे पूरा नंबर 16 के टेबल में आ जाएगा। देखो जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कहां तक बनते हैं, 11 तक बनते हैं, 13 तक बनते हैं, 15 तक बनते हैं। इवन जो जनरल जनरल एग्जाम होते हैं, जैसे बेसिक एग्जाम अगर आपको बोलूंगा, तो आपके एग्जाम में 7 9 13 या कभी कभी 17 पूछेगा, अगर आगे जाके पूछेगा तो ये कॉमन बन जाता है, ठीक है। तो 16 का भी फिलहाल आपको समझ आ ही गया होगा। हम एक बार 17 का भी कर लेते हैं। 17 का डिविजि जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अलग था, 13 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अलग था, 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी थोड़ा सा अलग है बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसके डिविजिबिलिटी रूल में क्या आता है वो समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपके सामने सिंपल से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 969 वाली। तो यहां पर क्या करना है, आपको जो लास्ट वाला डिजिट है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 वाले केस में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 13 वाले केस में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 17 वाले केस में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, जो बच गया था उसमें से माइनस कर दो। तो 96 में से 45 माइनस कर दो, कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 51 आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो 51 तो आता है ना 17 के टेबल में, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 17 के टेबल में आ जाएगा। ये है हमारे पास 17 का डिविजिबिलिटी रूल। किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझसे बता दो, बचा दो नहीं मुझे बता दो। अभी फिलहाल आज नंबर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, है ना। उसी डिविजिबिलिटी रूल को आज कंटिन्यू करेंगे। 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 17 का भी बता दिया था। 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 18 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर नंबर 2 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है? वो 18 के टेबल में भी आ जाएगा। 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई नंबर 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता, हम वो कैसे चेक कर सकते हैं? एक एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। एग्जांपल है 457। 457 लिखा हुआ है, हमें चेक करना है क्या टेबल 19 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो उसका डिविजिबिलिटी रूल 7 की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि लास्ट के नंबर का डबल कर दो 14 आ जाता है। तो 7 के टेबल में हम पेंडिंग को माइनस क्या कर देते हैं, इसमें पेंडिंग को ऐड कर देना है, समझ गए। तो 7 का डबल क्या 14, बाकी पेंडिंग ऐड कर दो। तो 45 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। ये तो नहीं आ रहा ना फिर, इसका मतलब ये नहीं आ रहा है 19 के टेबल में, क्योंकि उसका रूल क्या कहता है कि लास्ट के डिजिट को डबल करना है, बाकी पेंडिंग वाला ऐड कर देना है। अगर ऐसा करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 19 के टेबल में आता है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 19 के टेबल में आ जाएगा ना। आपके इनफ रहने वाला। बाकी जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपको 77 दे देगा कि बताओ ये नंबर 77 के टेबल में आता है। तब आपने दिमाग में क्या रखना है, 77 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो 77 बनता है। तो आप बोलोगे अगर नंबर 7 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है, वो 77 के टेबल में आ जाएगा। एग्जाम में जनरली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आप बोलोगे इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल कैसे याद रखने, जैसे 21 का ही मान के चलो, तो आप क्या बोलोगे, आपको पता 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21 आ जाता है। तो आप बोलोगे कोई नंबर हमारे पास 3 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है, तो 21 के टेबल में भी आ जाएगा, समझ रहे हो। आप 22 को क्या बना सकते हो, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो। तो अब इसके बाद जो बड़े नंबर है उनको ब्रेक करके आप इसके आंसर बना सकते हो। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आया, क्लियर है। अभी थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फिर आपने मुझे उसका आंसर बताते जाना है, ठीक है। कीजिएगा, कहा जा रहा है एक नंबर है, कहा जा रहा है एक नंबर है 43p, ठीक है। एक नंबर हमको दिया गया है 43p, यह हमको बताया जा रहा है इज डिविजिबल बाय 3। ये जो नंबर हमें दिया गया है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 43p एक नंबर है, ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है ना। थोड़ा मैं साइड में करके लिखूंगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए एक बार फिर से मैं लिखूंगा, आप क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में लिखा गया एक नंबर है 43p, ये नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये हमें उसने बता दिया। तो उसने हमको बोला बताओ लार्जर वैल्यू ऑफ p, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए में आपको बोला गया है 8, 2, 5 और 0, 8, 2, 5 और 0। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। कहा गया 43p एक नंबर है, जो नंबर है ये 3 के टेबल में आता है। अगर 3 के टेबल में आता है तो p की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। अब आप देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सभी डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो सम करने पे जो आंसर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इन ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। पहले मैं इसी से ट्राई कर लेता हूँ। तो 4 प्लस 3 प्लस 8 मुझे करना पड़ेगा 3 से चेक करने के लिए। तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15। तो मेरे पास आंसर 15 आ चुका है। और ये 3 के टेबल में आता है, अगर 3 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी जो हमारे पास वो 3 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब 8 ही हम बोलेंगे आंसर हो जाएगा।
समझ गए। और अगर यहाँ पे वो लार्जेस्ट की जगह आपसे स्मॉलेस्ट पूछता, फिर आप आंसर क्या बोलते? अगर आपको बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, फिर आप क्या बोलते हैं कि 43 पी एक नंबर है, वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो बताओ सबसे छोटी वैल्यू पी की क्या होगी, तब आप क्या बोलते हैं? अगर आप ऑप्शंस में देखोगे, आप बोलोगे सबसे छोटा तो 0 है, आप 0 से ट्राई करोगे, तो 4 + 3 7, 7 में 0 ऐड करोगे 7 ही आएगा, बट 7 वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे। फिर अब इन तीनों में से छोटा कौन सा है? 2 है, आप इसको ट्राई करोगे। 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब अगर पी की जगह मैं सबसे छोटी वैल्यू को रख सकता हूँ इन ऑप्शन के हिसाब से, तो वो बी वाली रख सकता हूँ। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। फिर जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखता हूँ, कहा जा रहा है व्हाट शुड बी रिप्लेस बाय आर, व्हाट शुड बी रिप्लेस बाय आर, व्हाट शुड बी रिप्लेस बाय आर, क्या आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आर से? क्वेश्चन दिया गया 143 R65, 143 R65, जो नंबर आपको दिया गया इस नंबर में आप आर की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो टू मेक इट डिविजिबल बाय 9, टू मेक इट, ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन दूंगा भी, ऑप्शन के हिसाब से बताना है, ठीक है? ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको कहा गया है 1 8 3 और 5, पहले है 1, फिर है 8, फिर है 3 और फिर है 5। तो बताओ, ये जो आपके सामने 1 4 3 R 6 5 आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आप आर की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। देखो, आज एक बच्चा गया था वहाँ पे जेकेएसएसबी के ऑफिस में, तो उसने मुझे कहा है, कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि हम ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा एडिट ऑप्शन आएगा। आज जो स्टूडेंट गया था उसने मुझे कहा कि वो फोटो के चक्कर में कहता है कि फोटो का बैकग्राउंड ऐसा कुछ इशू बन गया, तो जेकेएसएसबी ने कहा अगर आपका प्रिंट आउट निकल गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो उसकी टेंशन मत लो, लेकिन एडिट ऑप्शन का भी कंफर्म नहीं है। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि नंबर हमारे पास जो है, अगर ये 5 9 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इन सभी को सम करने पे जो आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। मैं आर को फिलहाल साइड पे रखता हूँ, बाकी सभी का सम कर लेता हूँ। तो 4 3 7 1 8, 14 और 5 19, 19 प्लस आर मेरे पास आ रहा है। जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो 19 प्लस आर, आर का मुझे पता नहीं, अगर मैं आर की वैल्यू 1 डालूंगा तो 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, वो तो 9 के टेबल में आता नहीं है। 19 प्लस 8 अगर मैं करूँ तो 27 हो जाएगा, और 27 जो है वो 9 के टेबल में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करा 22 आता, वो भी 9 के टेबल में ही नहीं आता। अगर मैं 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 24, वो भी 9 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि 8 अगर मैं आर की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तभी जो मेरा पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। इसको नहीं समझ आएगा पूछ लेना। व्हाट शुड बी एडेड टू, हमें क्या ऐड करना चाहिए? 581174, 581174 to make it exactly, अगर हम चाहते हैं कि नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए तो हमें इस नंबर में क्या ऐड करना चाहिए वो आपको बताना है। ट्राई करो, बताइए, चेक कर लेते हैं। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास? ये अल्टरनेट नंबर लेने होते हैं, अल्टरनेट नंबर लेके उनका डिफरेंस करना होता है। अगर वो हमारे पास 0 या 11 के टेबल में आएगा तो हम बोलेंगे पूरा नंबर 11 के टेबल में आ जाएगा। अगर मैं देखो पहले 5 और 1 6, 6 और 7 की तरफ 13, 6 तो 13 हो गया। तो पहले अगर मैं इन डिजिट्स की बात करूँ, सम 13 आ रहा है,
अब दूसरे अल्टरनेट लूंगा 8 और एक 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13 आ गया। 13 माइनस 13 तो 0 हो गया। इसका मतलब मुझे क्या है, मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे यूज करने पे यहाँ से मेरे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर पहले से ही 11 के टेबल में आ रहा है, तो मुझे इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप सभी जो 0 आंसर बता रहे हो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर बेस्ड, फिर बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिलेंगे, वहां पे प्रैक्टिस करनी है। कहा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये एमसीक्यू सीरीज में भी शायद से मैंने ऐड किया है, तो अगर आपने वो देखे तो आंसर इसका आराम से बताओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है। नंबर दिया गया 3426 के, 3426 के ये नंबर आपको दिया गया है, इसमें आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 6, नंबर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 5। ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में हमारे पास 6, 3, 9, 6, 3 और 9। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक नंबर हमारे पास है 3426 के, इस नंबर में के की ऐसी मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं इन ऑप्शंस में से कि मेरे पास जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाए लेकिन 5 से डिवाइड ना हो। तो देखो, इतना तो मुझे पता है कि 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और 5 से नंबर तभी डिवाइड होता है अगर लास्ट में हमें क्या मिले, 0 या फिर 5 मिले। ऑप्शन में कहीं पर भी 0 या 5 नहीं है, या फिर 0 5 में सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, इसका मतलब वैसे भी नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है। बट अभी डिवाइड 6 से होना चाहिए, तो 6 से डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो नंबर 2 के टेबल में आना चाहिए और नंबर 3 के टेबल में आना चाहिए। ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर 2 वाली कंडीशन फुलफिल करनी है तो के की जगह 4 भी आ सकता है, के की जगह 6 भी आ सकता है, लेकिन 3 और 9 नहीं आ सकता। तो दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए। क्यों? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो पूरा नंबर हमारे पास है वो 2 के टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। जब मैं 2 के टेबल में चेक करूंगा तो मुझे पता है कि लास्ट में ना ही 3 आना चाहिए ना ही 9 आना चाहिए, कोई इवन नंबर आना चाहिए था। दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए। अब मुझे चेक करना है तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 2 को छोड़ के मैं 3 पे फोकस करूंगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सभी का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 प्लस 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 मेरे पास आ गया। तो 15 प्लस के, अगर 15 में मैं 4 ऐड कर दूं तो 19 आ जाएगा। 19 3 के टेबल में नहीं आता, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 15 में अगर मैं 6 ऐड कर तो 21 आ जाएगा, 21 जो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ये 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। इसका मतलब ये नंबर अपने आप 6 के टेबल में आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप में से कई सारे 3 और 9 जो आंसर दे रहे थे आपको समझ आएगा मिस्टेक आपने कहां पर करी है। 6 का डिविजिबल रूल में 2 को भी चेक करना है, 3 को भी चेक करना है। सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल कल लास्ट की वीडियो में आपको मैंने करवाया था कि अगर नंबर 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है तो वो नंबर जो है 6 के टेबल में भी आएगा। रिपीट इन द सेंस ऐसा था कि हमें एक ऐसा नंबर डालना था के की जगह जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे ये पूरा नंबर जो है वो 6 के टेबल में आ जाए लेकिन 5 के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं के की जगह 4 6 3 9 कुछ भी डाल देता तो 5 के टेबल में वैसे भी नहीं आता। तो ये तो मेरे को पहले सोल्यूशन मिल गया। अब मुझे चेक करना नंबर 6 के टेबल में आना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर हमारे पास 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए। ये हमारे पास जो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो मुझे पता अगर मैं के की जगह देखो 4 डालूंगा के की जगह तो नंबर 2 के टेबल में आ जाएगा। के की जगह 6 डालूंगा तभी नंबर 2 के टेबल में आ जाएगा। लेकिन अगर के की जगह 3 या के की जगह 9 डालता हूँ तो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। तो दो ऑप्शन मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब ये दोनों ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने पे 2 से डिवाइड हो रहा था,
लेकिन 3 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। अगर 9 अगर हम ऐड करते हैं तो 24 तो आता है, ठीक है, लेकिन 24 ठीक है कि 3 के टेबल में आता है, लेकिन इसी कंडीशन ये है कि जो नंबर हमारे पास आएगा वो 3 के टेबल में भी आना चाहिए, 2 के टेबल में भी आना चाहिए। आपको सम करने पे 24 आ रहा है, ये 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में का मतलब क्या है कि आप k की जगह 9 डाल रहे हो, मतलब आप इस k की जगह क्या रख रहे हो, इस k की जगह 9 लिख रहे हो। तो जो आप मुझे बताओ, जब k की जगह आप 9 लिखोगे तो क्या नंबर 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब आप k की वैल्यू 9 डाल रहे हो तो सबको ऐड करने पे 24 आता है, वो 3 के टेबल में आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन नंबर 2 के टेबल में 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए, ये कंडीशन थी यहाँ पे। आप कहाँ पे कंफ्यूज हो गए? आपने सोचा कि इन सभी को जब मैं 9 डालूंगा सभी को सम करने पे 24 आता है, 24 2 के टेबल में 3 के टेबल में, वो कंडीशन नहीं बनती है, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। चलिए चलिए इस कंसेप्ट को फिलहाल यहाँ पर रखते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम आज नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी आज फिलहाल हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो कवर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमारा खत्म हो चुका है, ये मैथ ही चल रहा है, ये नंबर सीरीज मैथ का ही चैप्टर है। अभी जो नया कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट वाला। यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, क्या कंसेप्ट है, पहले वो हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो यूनिट डिजिट में क्या होता है, जैसे आपके सामने नंबर लिखा हूँ 3 4 5 8 2 1, मुझे बताओ उसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। मुझे बताओ ये नंबर आपके सामने चल रहा है 3 4 5 8 2 1, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 17 का लोग को बताना 5 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी पेंडिंग वाला 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। कैसे 1 आया? जो भी नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका मतलब क्या है, वो यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। ये जो 345 तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसमें यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको बोलता है फाइंड द यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट निकालें, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन वहां पर नहीं होते हैं। वहां पर होता क्या है, देखो कुछ सिंपल से ट्रिक्स यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं, और ट्रिक्स की हेल्प से हम इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं। ऐसे अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर की जरूरत में पड़ती है। इसमें आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ 343 into 91, ये 92 लिख देता हूँ। मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पे आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा। और इस कंसेप्ट से हम कई बार जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स के रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऑप्शंस जब हम देखते हैं और हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो यूनिट डिजिट के हम बड़ी जल्दी आराम आराम से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सात वाले टेबल में लास्ट का स्क्वायर नहीं, लास्ट से डबल करना होता है, जैसे 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, डबल 18 हो जाएगा। तो स्क्वायर करने में डबल करने में डिफरेंस है, ठीक है, डबल करना लास्ट नंबर का। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है, आपको बाकी सबको भूल जाना है, बाकी सबको भूल जाना है, खाली यूनिट यूनिट वाले पे फोकस करना है। तो आप बोलोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 6, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट क्या आ गया, आप बोलोगे यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आ चुका है, ठीक है। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल दूं यहाँ पर, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ कि क्वेश्चन है 207 मल्टीप्लाइड बाय 781 मल्टीप्लाइड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 94, मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए आपको करना, बाकी सबको भूल जाना है, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करो। आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आंसर आ जाएगा, फिर 7 को आप इस 9 से मल्टीप्लाई करो 63 आ जाएगा, ठीक है। कितना का 63? आप 6 को भी भूल जाओ, आप 3 पे फोकस करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आप सभी का यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मिनिमम मिनिमम 5 सेकंड में इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये 816 है। तब तक बाकी बच्चों को मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94। आपको निकालना था यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपको कैसे निकालना था, आपने क्या देखा यहाँ पर, आपको यूनिट डिजिट पे आपको निकालना है, बाकी सबको भूल जाओ, खाली जो लास्ट में होता है यूनिट प्लेस में होता है उस पर फोकस करना होता है। यहाँ पे 7 8 को भूल जाओ, यहाँ पे इसको भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, 9 को भूल जाओ। आप 7 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 7 आ गया, मतलब यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया, 7 आंसर आ गया। अब क्या बच गया, इंटू 9 इंटू 4, ये हमारे पास बच गया है। आप 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो 63 आता है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो 63 आता है, ये 63 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको पता है, आपको फोकस सिर्फ इसी पे करना है। आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आंसर आता है, तो लास्ट में 2 देखने को मिल रहा है, आप क्या बोलोगे, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, यहाँ पर मेरे पास क्या था, आपको देखा, आपका जितना मर्जी बड़ा नंबर क्यों ना हो, एक जगह मुझे ऐसी देखने को मिली जहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे क्या देखने को मिला, 0 देखने को मिला। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 बन जाएगा। अब चाहे जितनी मर्जी बड़ी लाइन क्यों ना हो, एक जगह मुझे 0 देखने को मिल गया, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, इसका आंसर भी जो आपने है वो विद इन 5 सेकंड में बताना है। बिल्कुल हेल्पफुल है, जिसमें जिस एग्जाम में मैथ उस एग्जाम में क्वेश्चन हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा, फिर भी आंसर 0 आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का देख रहे हो, वहां पर आपको यूनिट डिजिट में अगर 5 देखने को मिल गया, जैसे यहाँ पर मुझे एक जगह है जहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 देखने को मिल रहा है। अब 5 का टेबल पढ़ो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 5 को 2 से करो 15, 5 को 3 से करो 15, 5 को 4 से करो 20। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब भी आप 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यूनिट डिजिट 2 है। 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यूनिट डिजिट 0 है। ये आपको समझ आ रहा है ना। तो जब भी आपको किसी यूनिट प्लेस में 5 दिख जाए और किसी एक यूनिट डिजिट में आपको इवन नंबर दिख जाए, तो आपका आंसर सीधा 0 आ जाए। क्यों, क्योंकि 5 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, मतलब 0 है। आगे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे यूनिट डिजिट अगर आपको 5 दिख जाता है, यूनिट डिजिट 5 दिखने के साथ आपको अगर एक भी इवन नंबर दिखे यूनिट प्लेस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ से एक और निकल कर आता है। अगर मैं इसको साइड पे कर दूं, तो अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यूनिट डिजिट में 5 है, लेकिन एक भी इवन नंबर नहीं है। चाहे यहाँ पे 339 होता, चाहे यहाँ पे 727 होता, मतलब एक भी मुझे अगर इवन नंबर 5 देखने को मिल गया है और कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 जब आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक भी मेरे पास इवन नंबर आ जाता, तो पूरा आंसर क्या बन जाता, पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर 0 बन जाता। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, ये आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन वाला केस। मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ ये नंबर है 1624 प्लस मैं आपको बोलता हूँ 3142। अब बताओ यहाँ पर आंसर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मुझे बताओ क्या आंसर आ जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे प्लस है, चाहे माइनस है, सेम रूल रहने वाला है। इन सभी को काट दो, इन सभी को काट दो, 4 + 2 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देखो जैसे 7 1 2 3 माइनस आपको मैं बोल देता हूँ 2 1 5 9,
यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है ना। तो आपको इतना तो पता है कि 3 छोटा डिजिट है, 9 बड़ा डिजिट है, तो 3 को आप हमेशा कैरी लेके सॉल्व करते हो ना। 3 में से 9 तो माइनस करते हैं, 13 में से 9 माइनस करते हैं, तो आप यहाँ से कैरी लेके 13 बना दो, आप 13 माइनस 9 इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे केस में डिविजिबिलिटी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 में से अगर आपको 3 में से 9 माइनस करना भी है तो 3 में से 9 माइनस करोगे तो -6 आंसर आ जाएगा। ऐसे केस में आपको 10 हमेशा लास्ट में ऐड करना ही है, तो भी आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। जैसे मर्जी करो, डायरेक्ट करो, फिर 10 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सारे रूल। अब इंपॉर्टेंट रूल जहां से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जनरली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन टर्म से बनता है और एक पावर बेस्ड बनता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल ऑपरेशन, कभी कभी इसमें पावर भी लग जाती है। तो पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए कॉमन से कंसेप्ट है। देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9 होगा। कोई भी नंबर में लिख दूं उनके लास्ट में या फिर उनका यूनिट डिजिट जो है इन सब में से ही कोई होगा, इन सबको छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। ये तो किसी नंबर के लास्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से ही कुछ रहने वाला है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना। यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो 0 1 5 और 6 इनका जो रूल है वो सेम है, इनका रूल सेम है। 0 1 5 और 6 का सेम रूल है। ये मैं बात कर रहा हूँ पावर वाले रूल की। अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे, पता कब काम आता है। जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ कि 900 की पावर 51 है, तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो भी मल्टीप्लीकेशन थे माइनस प्लस आपको समझ आ गया। अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ पावर वाले केस, कि जब आपको किसी नंबर की पावर दी हो तब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। कोई भी नंबर अगर मैं लिखता हूँ, जैसे 135 लिखूंगा, यूनिट डिजिट में 5 देखने को मिल रहा है। 2175 लिखूंगा, यूनिट डिजिट में 5 देखने को मिल रहा है। 373 लिखूंगा, मतलब कुछ भी नंबर लिखूंगा उसके लास्ट में इन सभी में से कोई ना कोई नंबर हमारे पास आएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल के कुछ रूल समझ लो, कुछ शॉर्टकट समझ लो, आपके काम आएंगे। जब आपको पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तो 0 1 और 5 6 का सेम रूल है। रूल क्या है, इनकी पावर कुछ भी हो जाए सेम आंसर आएगा। जैसे देखो 1 की पावर 31 हो, 1 की पावर 51 हो, आंसर सेम आने वाला है, यानी कि 1 ही आने वाला है। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 आने वाला है। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। आपको देखने को मिला 5 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट पे क्या देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। वैसे 6 36 216 इस तरह से चलता रहेगा। तो 6 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर 6 आने वाला यूनिट प्लेस में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 0157 जब भी आपको दिखेगा इनके पावर कुछ भी हो जाए यही सेम आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ 576 की पावर जो है 1151 आपको सॉल्व करनी है। आपको ये सॉल्व करना है कि 576 की पावर है 1151। तो आपको यूनिट डिजिट खेल रहे हो ना, बाकी सबको भूल जाओ। आपको क्या सॉल्व करना है, 6 की पावर 1151 आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा, 6 की पावर कुछ भी हो आंसर सेम आने वाला, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ 155 है, इसकी पावर 120 है, तो आंसर क्या आएगा। आपने सब कुछ भूल जाना है, आपको फोकस करना है 5। 5 की पावर कुछ भी हो आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि 0156 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। मैं बोलता हूँ 191 की पावर 19 है, तो आप 19 को भूल जाओ, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। वैसे 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल हमारा किसका है, 0 1 5 और 6 का। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 4 और 9 इनका डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है। इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो 576 है ना, पावर कुछ भी हो जाए, कुछ भी पावर बना लो, 57 को तो हटा दो, अब 6 की पावर कुछ भी होगी आंसर क्या आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी नंबर है अगर उनका यूनिट प्लेस 0156 इनमें से कुछ भी है
जो भी पावर होगी आंसर जो यूनिट डिजिट में वो आपके सामने आ जाया करेगा। तो 4 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल का देखो, 4 की पावर 1 करो 4 आता है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब भी आप 4 की पावर ऑड कर रहे हो तो आंसर 4 है, जब 4 की पावर इवन कर रहे हो तो आंसर 16 है। 4 की पावर ऑड पे 64, 4 की पावर इवन पे यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कि 4 का रूल क्या है, अगर पावर ऑड है तो आंसर 1 आया करेगा, अगर पावर इवन है तो इसका मतलब आंसर 6 आया करेगा। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। समझ गए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी आ गया 4 आपको यूनिट डिजिट में देखने को मिल रहा है, अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर होगा हम बोलेंगे आंसर 1 है, अगर पावर हमारे पास इवन नंबर होगी हम बोलेंगे हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है जब पावर ऑड होगी तो आंसर 9 आ जाएगा, जब पावर इवन होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आप सिंपल दिमाग में भी 4 की पावर 1 4 की पावर 2 इस तरह से याद कर सकते हो। 4 की पावर मतलब ऑड नंबर है तो आंसर 4 आ जाएगा, इवन नंबर है तो 6 आ जाएगा, ऑड नंबर है तो 9 आ जाएगा, इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। अभी क्वेश्चन करते फिर क्लियर होगा आपको, ठीक है। जैसे ए क्वेश्चन में आपको देता हूं, मैं आपको बोलता हूं मुझे बताओ, चलिए मैं बोलता हूँ 7134 की जो पावर है 4157 है। मैंने आपको ये बोल दिया कि 7134 की पावर 41, इस तरह से मैंने आपको बोल दिया। देखो आपको क्या करना है, आपको बाकी सब पूछना है, 4 पे फोकस करना है। तो 4 की पावर कैसी देखने को मिल रही है, मुझे ऑड नंबर देखने को मिल रहा है। जब 4 की पावर ऑड है तो आंसर मेरे पास क्या आता है 4, तो मैं बोलूंगा आंसर मेरे पास 4 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास था पावर यहाँ पे 4158 होती तो मैं बोलता 4 की पावर इवन नंबर है, जब 4 की पावर इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है हमारे पास 6 होता है। तो ये बताने की कोशिश में कर रहा था, लाइट की तरफ आ गया लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। जब भी हमारे पास 4 की पावर भी ऑड नंबर होगी हमारा आंसर 4 आ जाएगा, जब भी 4 की पावर इवन नंबर होगी हमारा आंसर 6 आ जाएगा। वैसे जब मैं 9 वाले केस की बात करता हूँ मेरे सामने आता है 921 की पावर जो है सॉरी, तो 129 की पावर 69 है। तो मुझे बताओ आंसर क्या आ जाएगा, मुझे बताना कहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, 9 की पावर कैसा नंबर है, 9 की पावर में ऑड नंबर है, जब 9 की पावर में ऑड नंबर होता है तो आंसर 9 आ जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ठीक है, 4 की पावर में 4 आंसर आ जाएगा। मतलब ऑड नंबर पे जो नंबर है वही आंसर आ जाता है हमारे पास। इसमें तो 129 की पावर जो है वो 36 है, तो अब 9 की पावर इवन नंबर हो चुका है, जब 9 की पावर इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है 1, मैं बोलूंगा 1 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन अगर 4 की पावर में चेक कर रहा हूँ, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर 4 ही आ जाएगा, और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो आंसर 6 आ जाएगा। अगर 9 की पावर देख रहा हूँ, 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर 9 आ जाएगा, और अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो आंसर 1 आ जाएगा। ये बताने की कोशिश में कर रहा हूँ, अगर अभी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। 4 की पावर 3 कहाँ पर आप बोल रहे हो, इस क्वेश्चन में बोल रहे हो अगर आप, तो इस क्वेश्चन में अगर आप बोल रहे हो 4 की पावर 4158 अगर है तो आपको लास्ट नंबर देखना है, वहां से आपको पता लगेगा ऑड है या इवन है। कोई डाउट है तो पूछो मुझसे अभी। तो
यहाँ पर 4 और 9 भी यहाँ पर आपको जो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है, इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 2 है। साइक्लिसिटी 2 का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 दोबारा से 4 देखने को मिल रहा है, मतलब हर 2 स्टेप के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, हर 2 स्टेप के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2, हर 2 स्टेप के बाद नंबर रिपीट होता है। वैसे 9 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 2, हर 2 स्टेप के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। नाइन का हमारे पास क्या था कि देखो 9 की पावर कभी भी ऑड होगा तो आंसर 9 कर दो, 9 की पावर कभी भी इवन होगा तो यूनिट डिजिट का आंसर 1 आ रहा है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम लास्ट वाले के हिसाब से एज्यूम करते तो नंबर ऑड है इवन है, बाकी सबको भूल जाना है। आपने लास्ट वाले वर्ड पे फोकस करना, लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करना। इसमें लिखा 129 की पावर 69, तो 9 को देख के ही मुझे बता रहे हो कि नंबर ऑड है इवन है, आप बोले नंबर ऑड है। तो जब भी 9 की पावर हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा तो मैं आंसर बोलूंगा 9 ही आ जाएगा। क्लियर। अब बाकी चैट सेक्शन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट में आपको करवा रहा था, तो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, पहले पहले आपने उनका आंसर बताना है, फिर आगे की तरफ चलना है। चलिए जैसे आप मुझे बताइए 2 3 4 5 की पावर 1 3 8 6 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। इसमें यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। क्यों 5 आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ केस मैंने आपको बताए थे, 0 1 और 5 और 6 की मैंने बात की थी, इसकी कुछ भी पावर होगी आंसर वही आने वाला है। अगर 5 की पावर कुछ भी होगा आंसर 5, 6 की पावर कुछ भी होगी 6 आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताइए 324 की पावर 137 है, अब आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। फोर आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होगा तो आंसर 4 आएगा, 4 की पावर जब भी इवन होगा तो आंसर 6 आएगा। ये कंसेप्ट कराया था शायद से मैंने आपको, या कुछ और कराया था। ये कंसेप्ट इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पढ़ना है ना, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 137 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यानी कि 1 है, ऑड नंबर के पेज केस में हमारा आंसर क्या आता है, 4 आ जाता है। 9 के केस में भी यही था, जैसे आपसे मैं पूछता हूँ मुझे बताओ 929 की पावर 186 है, तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका आंसर बताओ मुझे। आप सभी का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन 1 थोड़ा गलत नहीं आ रहा है, 1 गलत नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, यानी कि जब भी हमारे पास ऑड नंबर आएगा तो आंसर सेम आ जाएगा,
लेकिन जब हमारे पास इवन नंबर आएगा तो आंसर 1 हो जाया करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑड है या इवन है? 186 कैसा नंबर है? 186 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में आंसर 1 आता है। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और क्यों मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हो? सभी ने मैक्सिमम जो है सही आंसर दिया था। जिन्होंने गलती करी है वो ध्यान रखिएगा कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, वो मैं आपको देता हूँ कहां से। 45 इंटू 46 इंटू 47, चलते चलते आपको जाना है 93। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि आप मल्टीप्लाई करो 45 को 46 से, फिर 47, ऐसे करते करते आगे जाओगे, उस 45 से लेकर 93 तक आपको जाना है। तो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। कल की वीडियो में ऐसा कंसेप्ट आपको करवाया था, अगर आपने वो देखा आप इसका आंसर आराम से बताओगे। गलत कर रहे हो, कोई सभी एक मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक देखो कहां पर कर रहे हो। आप सभी कॉमन सी मिस्टेक कर रहे हो। जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं अपने दिमाग में। उस कंफ्यूजन को क्लियर करो और इसका आंसर 0 से चेंज करो, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आप लगा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को मैंने कैसे घुमाया है वो आप नहीं देख रहे। आपने पुरानी वीडियो देखी थी तो आपने एक दिमाग में बात बिठा के रखी, तो आपने आंसर 0 बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें एक दूसरा कंसेप्ट भी लग रहा है, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। यही तो गलती कर बैठते हो आप सभी। फिर आप बोलोगे सर ने तो ये कंसेप्ट कराया था, आंसर तो 0 आना चाहिए था, तो हमने कैसे कर दिया। यही तो गलती हो रही है जो आप 0 आंसर बता रहे हो। जो आप सोच रहे हो, जिस सोच के हिसाब से आप इसका आंसर बता रहे हो, वहीं पे तो मिस्टेक कर रहे हो। देखो मिस्टेक आप कहाँ पे कर रहे हो। जो नए बैचलर बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लो, जो पुराने बैचलर बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लो। 45, 46, 47 करते करते क्या होगा, 48, 49 करते करते एक जगह हमारे पास आएगा जहाँ पे, जैसे यहाँ पर 5 दिख गया मुझे, आगे 55 में भी क्या पता 5 दिख जाएगा, 65 में भी 5 दिखेगा। तो कल की वीडियो में आपको मैंने क्या कराया था, जब भी यूनिट डिजिट में कहीं पर भी आपको 5 दिख जाए और 5 के साथ अगर आपको एक भी इवन नंबर दिख जाए तो आपका आंसर 0 हुआ करेगा। और यूनिट डिजिट पे कहीं पे भी 5 दिख जाए, बाकी सारे नंबर अगर ऑड होंगे तो आंसर 5 आ जाया करेगा। ये कल की वीडियो में कराया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आपको यूनिट डिजिट 5 देखने को मिल गया और एक इवन नंबर भी देखने को मिल गया यूनिट प्लेस में, तो आंसर आपका 0 ही आना चाहिए। तो अनिश जी तो लॉक भी लगा देता 0 पे कि मेरा 0 कोई भगा के ना ले जाए यहाँ से। तो मिस्टेक समझ आई आप क्या कर रहे थे। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कहां तक समझ लिया, 0, 1, 5, 6 का कंसेप्ट समझ लिया था, 4 और 9 का कंसेप्ट हमने समझ लिया था। अब हमने समझना है, अच्छा चलिए, अब हमने आज समझना है 2, 3, 7 और 8, फिर हमारा जो यूनिट डिजिट कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 2, 3, 7, 8 ये वाला कंसेप्ट अब हमने देखना है, इसमें हमारा आंसर, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि बाकी सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। जैसे हमने 4 में और 9 में देखा था, 4 में और 9 में क्या था, साइक्लिसिटी कितनी थी, 2 की साइक्लिसिटी थी, मतलब हर 2 स्टेप के बाद जो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा था। ये हमारे पास किस केस में था, 4 और 9 वाले केस में। वैसे ही अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 7 की बात करें या 8 की बात करें, इस केस में हमारे पास जो साइक्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इस केस में जो हमारे पास साइक्लिसिटी है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। इस केस में साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या चलता है, देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8,
2 की पावर 4 16, है ना, ये 4 स्टेप पहले आपने यहाँ पे मार्क कर लिए। फिर 2 की पावर 5 में 32 आ रहा है, मतलब एक के बाद जब आप 4 स्टेप ऐड करो 5वें नंबर पे दोबारा से 2 रिपीट कर रहा है। 2 की पावर 2 4 था, 1 2 3 4 चौथे स्टेप में फिर से 4 आ रहा है। तो यानी कि हर एक स्टेप के, हर एक 4 स्टेप के बाद नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। जैसे 3 9 27 81, 4 स्टेप के बाद दोबारा 3 देखने को मिल रहा है। 9 था, 4 स्टेप के बाद दोबारा 9 देखने को मिल रहा है। तो साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। तो ये आपको सिर्फ 2 की पावर 4 तक याद रखना है 16, 3 की पावर 4 तक याद रखना है 81, वैसे 7 की पावर 4 तक याद रखना है। जब इसके बाद आप दोबारा आगे की तरफ आओगे तो दोबारा से नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। सेम केस यहाँ पर भी है, 8 की पावर 1 2 3 4, जब इसके बाद दोबारा से आगे की तरफ जाओगे तो नंबर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 4, 7 की पावर 1 से लेकर 7 की पावर 4, 8 की पावर 1 से लेकर 8 की पावर 4। सिर्फ इतना पोर्शन आपको याद करना है, ठीक है। और अगर मान के चलो आपको कुछ ऐसा हो जाता है एग्जाम में, आपको पता नहीं कितना ही एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके पूरे एग्जाम में आ चुका है और आप भूल चुके हो कि 8 की पावर 3 कितना होता है। यानी कि 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आ रहा है, आप अगर इतना भूल गए हो तो सिंपल सा काम करो, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 8 8 64 होता है, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 32 होता है, तो यूनिट डिजिट 2 आपको देखने को मिल रहा है, तो 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 2 आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक्सट्रीम केस में अगर आप ये पावर्स भूल जाते हो तो जितनी भी पावर थी उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक हमने जो 0 1 वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व करना सीखे, 4 हो गया 9 हो गया वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो समझिए। जैसे हमको बोलता है 423 है, इसकी पावर उसने बोलते कितना 13 है, तो बताओ इस केस में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस तो सिर्फ 3 पे करना है। यानी कि मुझे क्या सॉल्व करना है, एक तरीके से मुझे सॉल्व करना है 3 की पावर 13 को सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना होता है, साइक्लिसिटी वाले केस में क्या करना है, 3 की पावर 13 हमको सॉल्व नहीं करना है, साइक्लिसिटी 4 है, हम 4 वाला कंसेप्ट यूज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पावर हुआ करेगी जितनी मर्जी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं 13 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 3 12, 12 तो चला गया, एक रिमाइंडर बच गया। जो मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा, इस 3 को एज इट इज रखो, जो मेरे पास रिमाइंडर बच गया था, जैसे 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर 12, एक बच गया था, हम बोलेंगे 3 की पावर 1 आंसर हो जाएगा। और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया एक क्वेश्चन में और कराऊंगा अभी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डाउट है किसी तरह का नहीं समझ आ रहा, एक क्वेश्चन और देखो, उस पर फोकस करते हैं। मान के चलो आपको बोल दिया, हम 7 के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। आपको बोलता है 827 की जो पावर है वो है 30 बोल देता है, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। तो हमने क्या करना है, हमें बाकी सब कुछ छोड़ना है, हमें देखना है यूनिट डिजिट कौन सा, 7। तो अगर 2 3 7 या 8 में से कुछ भी आ जाएगा तो हम अपने साइक्लिसिटी 4 वाला कंसेप्ट लगाना है। तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन चुका है अभी, 7 की पावर 30 बन चुका है, ठीक है। अब हमें काम क्या करना, 30 को रिमाइंडर चेक करना है कितना बच जाएगा। 30 को डिवाइड करो 4 से, 4 7 28, कितना बच गया 2। जो पावर बच जाएगी हम वो यहाँ पर लिखेंगे, 7 की पावर कितनी बच गई है 2, क्योंकि 30 को जब हमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 बच गया था। तो 7 की पावर 2 क्या होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है 9, हम बोलेंगे 9 आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है, ये डाउट है। एक क्वेश्चन और करता हूँ फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर रिपीट करता हूँ इसको, कोई बात है, नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वहां से आपको और समझ आएगा। देखिए मैं आपको बोलता हूँ
मैं 2, 3, 7 और 8 में सेम केस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको वो बोलता है कि 432 की जो पावर है वो 19 है, ये सॉल्व करो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, 432 की पावर कितनी है 19, ये सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ जाएगा। हाँ, हर जगह नहीं, जब 2, 3, 7 और 8 वाला केस आएगा तब आपको 4 से डिवाइड करना है। इनमें से कुछ भी आएगा क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है, आपको ऐसे केस में 4 से डिवाइड करना है। जैसे 432 की पावर 19 है, आप बोलो क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 19 मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि इस पे आपको कुछ कोई फोकस नहीं करना, सिर्फ 2 पे फोकस करना है। अब आपको पता 2 है तो 2, 3, 7, 8 में साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लगता है, पावर को डिवाइड करो किसमें से। अब आप फिर से क्वेश्चन चेंज करो, 2 की पावर आपको कुछ नहीं लिखनी है, कितनी पावर लिखोगे, जो आपके पास पावर होती है उसको डिवाइड करना है 4 से। देखो 4 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, लेकिन इसके आसपास कौन सा नंबर आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाता है। तो कितना बच गया, 3 बच गया। मैं लिखूंगा 2 की पावर 3, मेरे पास क्वेश्चन बन चुका है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, हमारे यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन में और लेके चलता हूँ, जिनको नहीं समझ आ रहा वो इसको सॉल्व करो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 428 की जो पावर है, 428 की पावर मैं आपको बोलता हूँ 15 है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। हाँ, पावर शॉर्ट करने के लिए, क्वेश्चन अपने हिसाब से इजी बनाने के लिए, क्योंकि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि लेकिन हर 4 स्टेप पर नंबर रिपीट होता है ना, इसीलिए हम साइक्लिसिटी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। इसको सॉल्व करो, बताओ यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा। आप बोल रहे 2 आंसर आएगा, कैसे 2 आंसर आएगा, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8 की पावर 15, आपको 8 की नई पावर लगानी है, वो क्या लगाओगे, 15 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 3 जा 12, तो 2 बच गया था 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 64, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। आपको मैं यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ पावर कितनी लगानी है। ये तो ठीक है, आपने क्वेश्चन बना दिया 8 की पावर 2, लेकिन 8 की पावर 2 आंसर आता कितना है 64 आंसर आता है ना, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आ जाएगा। अभी भी मिस्टेक आप करते जा रहे हो है ना। एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, उसको सही तरीके से उसका आंसर बताना। मैं आपको बोलता हूं मुझे बताओ 286 की जो पावर है वो 13 है, तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। कैसे पावर 3 आएगा, 4 3 जा 12, अच्छा ठीक है पावर 3 आना था, ठीक है मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे पावर 3 आना था ना, 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बच गया था, 8 की पावर 3 में आंसर 2 आता है, तो आंसर 2 बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। इसका आंसर बताओ आप। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है 286 की पावर 13, इसका आंसर 6 है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है हमें किस पे फोकस करना है, हमें 6 पे फोकस करना है, तो 6 2 3 7 8 हमें साइक्लिसिटी कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पर यूज करना है, तो यहाँ पर तो यूज करना नहीं है, तो यहाँ पे आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा था क्या आप यहाँ पर भी मिस्टेक करोगे, आप कहीं फ्लो में तो नहीं बह जाओगे, मैं वो चेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ 288 है, इसकी पावर आपके पास कितनी 288 है, इसकी पावर आपके पास 13 है। अब मुझे सॉल्व कर बताओ आंसर कितना आ जाएगा। करना है 1 की पावर 13 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर सेम ही आता है ना, आंसर हमारे पास सेम ही आता है। बोला मैंने 288 था, लेकिन लिखा 2881 था ना, एग्जाम में भी ऐसे होता है आपका दिमाग आपको कुछ और बोल देता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, और लेकिन वाकई में लिखा कुछ और होता है। तो आपको फोकस किस पे करना है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन या ओएमआर शीट में होगा आपको उस पर फोकस करना है। तो क्वेश्चन में था 2881 की पावर 13।
चलिए 6 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना होता है, 6 ही होता है। आगे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने हो रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 56, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 56 है, इसमें आंसर कितना हो जाएगा बताओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 2 की पावर 56 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब मैं 56 को 4 से डिवाइड करूंगा, 56 डिवाइड बाय 4 करूंगा, तो मुझे पता है 4 1 जा 4, यहाँ पे जो 1 बच गया था वो जुड़ के 16 बन जाएगा, 4 4 16, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता था। और अगर आपके एग्जाम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे रिमाइंडर कुछ हमारे पास बचेगा ही नहीं, जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो आपको पावर में क्या लिख देना है, आपको पावर में 4 लिख देना है। जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, हमें पावर क्या एज्यूम करनी है, हमें पावर वहां पे 4 एज्यूम करनी है। और 2 की पावर 4 किसके बराबर, 16 के बराबर, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, 2 की पावर 4, जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, हमें 2 की पावर 4 लगा देना है। आपके सामने क्वेश्चन है 132 की पावर 1866, अब बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 1866। अब हमें जब 1866 है ना, इस पूरे को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना होता है। तो हमारे पास पावर जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना होता है। तो हम 66 अपॉन 4 करेंगे, ठीक है, 4 बन जा 4, 26 बन जाएगा, 4 6 जा 24, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया था, तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गए, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से क्लियर करोगे ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए ओलंपिक पर वीडियो बन जाएगी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बोला गया फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन करी जा रही है फर्स्ट 51 प्राइम नंबर की, पहले 51 प्राइम नंबर है उनकी मल्टीप्लीकेशन करी जा रही है, तो बताओ क्या यूनिट डिजिट हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको रिपीट कर लेता हूं मैं, यहां पे क्या था, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या बन गया, 2 की पावर 1866 बन गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, जब 2 वाला केस 3 7 8 वाला केस होगा, आप रिमाइंडर को 4 से डिवाइड क्या करते थे पावर को। अब पूरा 1866 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा, वो क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करो। तो हम सब कुछ भूल के हम 2 की पावर 66 मान के चलेंगे। अब हमने जो क्वेश्चन बनाया, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया इसके बाद, 2 की पावर 1866 का हमारा क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 66। अब इसको सॉल्व करना है, पहले की तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। 2 की पावर आपको नहीं लिखनी है, कितनी लिखोगे, 66 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारे पास बचेगा। तो देखो आप खुद सोचो, 4 1 जा 4, 2 बच गया था, 2 जब यहाँ पे जुड़ेगा 26 बन जाएगा, 4 को 6 का 24, तो यानी कि 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया था, तो हम 2 की पावर 2 लगा देंगे, तो आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला केस चल रहा था। चलिए अब मैं आपको बोल रहा था कि मुझे बताओ, पहले फर्स्ट 51 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे,
तो क्या आपके पास आंसर आएगा? यूनिट डिजिट। तो आपको पता है यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जो प्राइम नंबर हमारे पास फर्स्ट 51 आते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा प्राइम नंबर के बारे में। पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11, इस तरह से चलता जाता है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एक भी आपको अगर आपको 5 दिख जाए और 5 के साथ एक भी इवन नंबर दिख जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आपसे वो फर्स्ट 51 बोले, फर्स्ट 61 बोले या 139 बोले, जितने मर्जी बोले, आपको पता है एक 2 तो आएगा ही आएगा और एक 5 हमारे पास आएगा ही आएगा। और ऐसे केस में आंसर हमारे पास कितना आता है? 0 हमारे पास आंसर आता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ भी हो, क्योंकि हमें एक 5 देखने को मिल गया है और एक इवन नंबर देखने को मिल गया है। आप खुद सोचो, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आंसर आएगा, यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आएगा ना। ऑड नंबर से फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा तो जब आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 0 आपको देखने को मिल रहा है, फिर 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसको 0 बना देगा। और इसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर आपको इसकी जगह वो बोलता है फर्स्ट 51 ऑड प्राइम नंबर, अगर आपको ऐसे बोल देता कि पहले 51 ऑड प्राइम नंबर है, आपको वो कैलकुलेट करने हैं। अब आपको पता 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, यही अकेला हमारे पास इवन है। तो इसलिए क्वेश्चन बोला ऑड प्राइम नंबर निकालने, इसके मतलब 2 को मुझे हटाना पड़ेगा। जब 2 को मुझे हटाना पड़ेगा तो मुझे पता अगर मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे एक भी 5 आ जाए और बाकी नंबर सारे ऑड होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर 5 आया करेगा। तो सेकंड केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी इवन नंबर कोई है ही नहीं, सभी के सभी ऑड नंबर हैं। ये कंसेप्ट आपको कल भी कराया था मैंने। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करके बताओ आंसर कितना आ जाएगा। आपको मैं बोल रहा हूं 134,647 इसकी पावर है 553, इसकी पावर है 553। मुझे पता यहां पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। जब ऑड और इवन दोनों हो जाएंगे ना, देखो याद रखो, एक भी अगर इवन नंबर आ जाए, बाकी ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी इवन नंबर आ जाए तो आंसर 0 आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो कंसेप्ट भी समझ लो। देखो आप 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, उसको मल्टीप्लाई करो 7 से, उसको मल्टीप्लाई करो 11 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, इस तरह से चलता जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 आ जाएगा, है ना, फिर इंटू 7 इंटू 11 ऐसे। अब 3 को भूल सिर्फ 0 पे फोकस करना है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करो 0, उसको 11 से मल्टीप्लाई करो 0। एक बार जब 0 आ जाएगा, आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसको 0 बनाता जाएगा। तो अगर एक भी हमारे पास इवन नंबर आ जाए 5 के साथ तो आंसर 0 ही आएगा, और अगर एक भी इवन नंबर ना आए तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हाँ, जब डिवाइड करें लास्ट के 2 डिजिट फोकस करें, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल 2 डिजिट्स की बात करता है। आप पूरा सॉल्व करो तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सॉल्व करना था 7 की पावर 553, तो 5 को भूल जाओ, 7 की पावर 53 आपको सॉल्व करना है। तो 53 अपॉन 4 जब आप करोगे तो 4 बन जा 4, यहां से एक बची टूट जाएगा 13 बन जाएगा, 4 3 जा 12,
रिमाइंडर एक बच गया तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है हमारे पास, तो 7 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ, वो जो मैं जीरो और 5 के मल्टीप्लाई करूँ, वो कंडीशन कब आती है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे ये नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब मैं बात करता हूँ, प्लस माइनस में नहीं, वो चीज ध्यान देना उस पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास कैसे आंसर आएगा। मतलब आपको पहले 5 की, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, आपको सॉल्व करना है 5 पावर 51। आप इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, आपको सॉल्व, अच्छा सॉरी 6 है ना, तो 6 में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर कुछ भी हमारे पास हो, आंसर क्या होता है वो देखना पड़ता है, ऑड है इवन है। जब ऑड होगा तो आंसर 5 आ जाता है। 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर 6 आ जाता है। बच गया 3 वाला केस, तो 3 में साइक्लिसिटी कंसेप्ट लगाया जाता है। तो 3 की पावर 54 है, 54 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये 14 बन जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि 2 कैरी बच गया। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 5 और 6 11, 11 और 9 20 होता है। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। 5 का यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या था, 5 की पावर जब ऑड होता है तो आंसर 5, जब 5 की पावर इवन होगा तो 0। तो यहाँ पे 6251 था, लास्ट में 1 यानी कि ऑड नंबर है। तो 5 की पावर जब भी ऑड नंबर हो, आंसर 5 आता है। ये कल की वीडियो है, परसों की वीडियो देखी तो आपको समझ आ जाएगा कैसे किया हुआ है, ठीक है। देखो 5 का हम कैसे किया करते थे, सिंपली ऐसे करते थे, 5 की पावर ऑड होगी तो 5 आंसर, 5 की पावर इवन होगी तो 0 आंसर। 6 का जो भी पावर हो, आंसर 6 ही आएगा। 3 में हमने क्या कंसेप्ट लगाया, ये साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट लगाया। सॉरी 5 का 5 ही आता है ना, 5 ही आता है इवन में। हाँ 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। तो 0 1 और 5 और 6 का रूल मैंने आपको बताया था, 0 1 5 और 6, इनमें जो पावर होती है, जितनी मर्जी पावर हो सेम नंबर आ जाएगा। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी, आंसर 6 आएगा। इवन और ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, जिसने भी करेक्ट किया बिल्कुल सही करेक्ट किया है। चलिए 553 दोबारा करना। 553 वाला कौन सा था, 553 इसमें क्या करता आपको, बाकी सब कुछ भूल जाओ। आपके क्वेश्चन क्या बन गया, 7 की पावर 553 है ना। तो पावर हमें सिर्फ लास्ट के 2 पे फोकस करना होता है। तो 7 की पावर हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, उसके लिए 53 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 53 डिवाइड बाय 4 जब करेंगे, 4 बन जा 4, यहाँ पे 1 बच गया था, 1 जुड़ के 13 बन जाएगा। 4 3 जा 12, एक रिमाइंडर बच गया, तो 7 की पावर 1 लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 35 की पावर 6251 प्लस 26 की पावर 528 प्लस 53 की पावर 54। ये क्वेश्चन हमारे सामने था। देखो मैं आपको कहा था जब भी 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर 6 आएगा। बीच में प्लस का साइन था, मैं प्लस लगाता गया, प्लस का साइन था, मैंने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 3 मुझे सॉल्व करना है। 3 मतलब साइक्लिसिटी कंसेप्ट लगाना है। 3 की पावर कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। वो पावर क्या रखूंगा, मैं 54 को डिवाइड करूंगा 4 से। जब 54 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, ये 14 बन जाएगा। 4 3 जा 12, यानी कि 3 की पावर 2 मुझे करना पड़ेगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है।
तो इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो 20 आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट मेरे पास 0 आ चुका है। डिवाइड 4 से ही करना है, कंडीशन ये है कि 2, 3, 7 या फिर 8 हमारे पास यूनिट प्लेस में होना चाहिए। ये कंडीशन है बस उसके लिए। हाँ जी, बोलो। चलिए बोलो। माइक ऑन है, माइक तो ऑफ की मैंने। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है? कंसेप्ट क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है?